नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा आज का विषय होना है समाज से जो संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं उन्हें, क्योंकि कल मैंने आपको समाज के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी लगभग दे दी थी, जिसमें मैंने आपको अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, उन सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। ठीक है ना। फिर से एक बार मैं छोटी सी आपको रफ जानकारी दे देता हूँ कि कौन कौन से हमारे समास हैं। देखिए, एक तो मैंने बात की समास की, ठीक है ना। समास के बारे में यदि मैंने बात की आपसे, तो समास का अर्थ क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना रहता है। सम का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त। आस का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, कथन या शब्द। ठीक है ना। तो जिन शब्दों को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो मैंने इसके क्या बताए थे आपको, भेद बताए थे या प्रकार बताए थे। ठीक है ना, या प्रकार बताए थे। तो इसके जो प्रकार बताए थे उन प्रकारों में सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया था, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा मैंने क्या कहा था, कर्मधारय समास। ठीक है। तीसरा मैंने कहा था तत्पुरुष समास। ठीक है। और चौथा मैंने कहा था द्वंद्व समास। पांचवा मैंने कहा था द्विगु समास। और छठा और अंतिम रूप से मैंने कहा था बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों। अब इसी के अंतर्गत मैंने आपसे एक फिर अलग बात कही थी कि इनके अंदर जो हमारे दो शब्द बने रहते हैं, तो संक्षिप्त किनका बना रहता है, दो पदों की संक्षिप्ति रहती है। ठीक है ना। दो पद में क्या हो गया, एक पूर्व पद और एक अंतिम पद या उत्तर पद होता है। तो इसमें मैंने कहा था जो हमारा अव्ययी भाव समास है, इसमें किसकी प्रधानता होती है, कहा था पूर्व पद की प्रधानता। ठीक है। और हमारा कर्मधारय में किसकी होती है, उत्तर पद की प्रधानता। अगला तत्पुरुष में किसकी होती है, कहा था मैंने उत्तर पद की प्रधानता। अगला द्वंद्व समाज में क्या होता है, कहा था मैंने दोनों की प्रधानता होती है, कहा था ना, दोनों पदों की प्रधानता। ठीक है ना, मतलब उत्तर पद, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, दोनों के दोनों। ठीक है ना। द्विगु समाज में किसकी प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता। ठीक है। बहुब्रीहि समाज में क्या होती है, न प्रथम न द्वितीय बल्कि अन्य पद की प्रधानता। ठीक है, अन्य पद की प्रधानता। तो ये हमारा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में है। अब इससे संबंधित हमने क्या लगाने हैं, प्रश्न लगाने हैं। तो उन प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रश्न आपके बनेंगे। तो उन्हें आगे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इनको हल करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है विस्तार, बी है हमारा संक्षेप, सी है विच्छेद और डी है नवीन अर्थ। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है समास। कौन कौन सा, एक होता है संक्षिप्ति, दूसरा होता है कथन, सम धन आस। तो सम का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्ति होता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, उत्तर बी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, संक्षिप्त। ठीक है ना, बी और ये सी है। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है, आमरण। हमारा क्या है, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है। आपको पता होगा तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों से लगता है। आमरण मतलब इसका सबसे पहले आप विग्रह करेंगे। मन ही मन आपका परीक्षा में आपने क्या करना है, विग्रह करना है। ज्यादा समय परीक्षा में नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर। ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा था पूर्व पद यदि आपका कौन सा हो, पूर्व पद यदि आपका उपसर्ग से संयुक्त हो तो हमारा क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा कौन सा प्रश्न है, यथा संभव। यथा संभव में समास कौन सा है, यथा धन संभव। फिर वहीं पर अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी क्या है इसका सही उत्तर है। अगला हमारे पास प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित होता है। कौन सा संबंधित है, पहला पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं, ये तो हमारा कहां होता है, अव्ययी भाव में होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला अव्ययी भाव, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची कहां होता है, वो तो द्विगु में होता है सर।
वो कहाँ होता है? द्विगु समास में होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, हाँ हो सकता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, नहीं ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। तो ये कौन सा समास हो गया? हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा समास तत्पुरुष समास से संबंधित कथन है। अगला क्या है? पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? यदि आप इसे विग्रह करोगे, पंच धन वटी, पंचवट मतलब 5 वटों का समूह क्या कहलाता है? हमारा पंचवटी। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक उत्तर पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद क्या है यहाँ पर? संख्यावाचक है कि नहीं है, और उत्तर पद की यहाँ पर क्या है? प्रधानता। तो यहाँ पर समास कौन सा होगा? जहां पर संख्यावाचक होगा अपने आप में कौन सा होगा? क्या द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, या तत्पुरुष समास होगा? नहीं सर, कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। संख्यावाचक हमारा समास द्विगु समास है, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको बच्चों इसमें ऑप्शन ए है आपका कर्मधारय, ऑप्शन बी है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो विशेषण और विशेष्य बच्चों, विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, सॉरी जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जहां पर विशेषता की बात आती है तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है या तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है या द्वंद्व होता है। अब हमारा जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। पहला क्या होता है? इसमें कहा था मैंने, पहला और दूसरे पदों की प्रधानता होती है। किसमें? द्वंद्व समाज में तो ये तो नहीं होगा। अब द्विगु समाज में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची, पर ये तो कह रहा है क्या हमारा विशेषण विशेष्य, तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह। और क्या होता है इसके साथ में? हमारे जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता होती है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो हमारा अंतिम रूप से कौन सा उत्तर सही होगा फिर? कर्मधारय, ठीक है ना। जैसे मैंने महापुरुष की बात की थी, नीलगाल की बात की थी, और हमारा नीलोत्पल की बात कही थी, पर्णकुटी की बात की थी, राजप्रासाद की बात कही थी, है ना। तो यहाँ पर हमारा अब अगला प्रश्न आपके लिए है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, आया ना प्रश्न, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, किस प्रकार का समास कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तत्पुरुष समास? नहीं सर, यहां पर तो केवल उत्तर पद प्रधान, ठीक है, केवल उत्तर पद प्रधान, तो ये तो नहीं होगा। बहुब्रीहि समास? नहीं सर, यहां पर तो तीसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? तीसरा पद प्रधान, तो बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। क्या द्वंद्व हो सकता है जहां पर पूर्व और उत्तर पद होता है, या द्विगु समास जहां पर पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता। तो हमारा ये भी नहीं होगा। कौन सा समास सही होगा? द्वंद्व समास सही होगा, ठीक है ना। दोनों पदों की प्रधानता, जैसे मैंने बताया था ना, 3 प्रकार का होता है हमारा, कौन सा? इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, और बीच में योजक चिन्ह से जुड़ा रहता है, जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, दिनों दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके के हमारे जो समास होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है बच्चों, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है फिर? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, या कर्मकारक समास। बहुत माइनर सा, देखिए कानून को 2015 में पूछा गया है और बच्चे क्या करेंगे? इनमें ढूंढने लगेंगे। अब देखिए ये कर्म कारक है, कर्मधारय नहीं, ठीक है ना। कर्मधारय यदि समास होता तब तो इसे समास की तुलना में रखा जाता, पर कर्म कारक कोई समास नहीं होता है, तो ऑप्शन सी डी इसका क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि इसके स्थान पर अगर कर्मधारय होता तो ये होता, ठीक है ना। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, पर हमारा जो ये कर्म कारक समास नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मृग नयनी में कौन सा समास है? उदाहरण है, मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी, मृग के समान नयन हो जिसके, इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? मृग के समान नयन हो जिसके,
अच्छा, तो मृग के समान नयन हो जिसके जो कथन आया है, इस कथन में ध्यान देने योग्य बात है कि मृग के समान नयन का अर्थ क्या हो गया कि उसकी तुलना की जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसके इतने सुंदर नयन है। ठीक है ना। जहां पर जिसकी मृग के समान नयन हो की तुलना की जा रही है, इसका अर्थ क्या है, जहां पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता हो उस स्थान पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय। और यहाँ पर अव्ययीभाव में क्या होता है, हमारा पूर्व पद हमारा उपसर्ग और सूचक होता है, और हमारा उत्तर पद की क्या होती है, पूर्व पद की ही क्या होती है, प्रधानता होती है। कर्मधारय में उत्तर पद की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद, बहुब्रीहि में अन्य शब्द की। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न आपके सामने है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में मैंने क्या कहा था, जब आप बात करते हैं किसकी, द्विगु समास की, तो इसमें तो संख्यावाचक शब्द है ही नहीं। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो शायद हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में पहली बात तो योजक चिन्ह, पाप और पुण्य में दोनों की क्या है, प्रधानता है। क्या आपके द्वारा इस जीवन में पाप पुण्य हुए, प्रश्न है, आपके जीवन में क्या पाप पुण्य हुए, पाप या पुण्य हुए, या पाप और पुण्य हुए, पाप या पुण्य, आपने अपने जीवन में कुछ तो किया होगा ना। तो जब इस वाक्य को पाप और पुण्य में आप तोड़ते हैं तो तुलना कर रहे हैं, और दोनों की अपने आप में क्या है, प्रधानता। तो हमारे यहाँ पर तुलना करने पर और दोनों पदों की प्रधानता होने पर कौन सा समास होता है बच्चों, द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, हमारा कारक विभक्ति आती है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान में विलगन का भाव आता है, छूटने का, जैसे हम बोलते हैं ना पदच्युत। ठीक है। अभी कोई प्रश्न है तो देखते हैं। नरोत्तम, अब नरोत्तम में क्या है, नरों में उत्तम। ठीक है, विशेषता बताई जा रही है किसी की। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा, नरों में उत्तम। ठीक है, हो जो, है जो। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, इसकी विशेषता बताया जा रहा है ना कि उत्तम होगा, तो कौन सा समास होगा बच्चों, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये समास हो गया। अगला यहां पर, अच्छा इतने ही प्रश्न हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कर्मधारय में जो हमारे समास हैं वो कर्मधारय के हो चुके हैं, और हमारा कर्ता ने कर्म को करण, जो हमारा बात कर रहे हैं हम तत्पुरुष समास की, तो वहां पर कारक विभक्ति आती है। ठीक है ना। तो कारक विभक्ति से संबंधित हमारे जो समास होते हैं उनको हम देखते हैं, तो उनमें हमारा कर्म से संबंधित कई सारे हमारे सवाल बन जाते हैं, और उन प्रश्नों को भी हम देखते समय देखते हैं कि कौन सा पहले हमारे पास जैसे सवाल बनता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कर्म को, ठीक है ना, कारक विभक्ति से संबंधित, ठीक है ना, कर्म को, कर्म को, तो इसके लिए जो उदाहरण बनते हैं बच्चों, इसमें क्या बनेंगे, गगन चुंबी। शायद मैंने कल लिखवाए थे, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला मतलब क्या है, कारक विभक्ति कौन सी लगी इसमें, कर्म को। ठीक है ना, कारक विभक्ति क्या हो गई, कर्म को। अगला क्या होगा आपका, जैसे चिड़ी मार, अगला क्या हो गया, चिड़ी मार। चिड़ी मार में क्या होगा, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक हो गया ना। अगला कर्ता ने करण से, अगला क्या आएगा आपका, करण से, करण से। तो कारक विभक्ति कौन सी है इसमें, करण से। इसके उदाहरण क्या होंगे आपके, जैसे करुणापूर्ण हो गया। ठीक हो गया ना, करुणा से पूर्ण। ठीक है, जैसे आपने इसमें क्या कह दिया, करुणा से पूर्ण कह दिया। अगला क्या है, मदांध। जैसे अगला उदाहरण क्या ले लेते हैं, मद, मद से अंधा, क्या कहलाएगा, मदान। करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में क्या आएगा, के लिए। तो संप्रदान के लिए के उदाहरण हमारे कैसे होंगे, जैसे हम बात करते हैं प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अर्थ क्या होता है, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है ना, तो के लिए यहां पर क्या आया आपका, कारक विभक्ति। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, प्रयोग, संप्रदान के लिए का प्रयोग के लिए शाला। जैसे यदि आप बात करते हैं स्नान गृह, ये क्या आता है आपका, स्नान गृह, तो स्नान के लिए ग्रह,
ठीक है, स्नान के लिए गृह, तो यहां पर क्या आ गया आपका स्नान गृह। ठीक है, तो यहां पर एक आपकी आगे कारक विभक्ति को, दूसरा आ गया करण से, तीसरा आ गया संप्रदान के लिए, अगला आता है आपका अपादान से। अगला क्या आएगा, अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। तो इसमें कारक विभक्ति क्या होती है, से। जैसे धन से हीन, धनहीन बोलते हैं ना। अगला बोलते हैं पदच्युत। ठीक है ना, यहां पर क्या आएगा, विलगन का भाव आएगा बच्चों, विलगन का भाव आता है। विलगन का मतलब क्या है, ठीक है, बिछड़ा का, छूटने का। जैसे धन से हीन, अगला क्या होगा, पद से च्युत। ठीक है, पद से च्युत का मतलब जैसे बोलते हैं ना, अपने पद को रिक्त कर दिया, जैसे पद को छोड़ दिया, तो पद से च्युत, आपादान से। फिर उसके बाद आता है अधिकरण, मैं पर। अगला क्या आता है, अधिकरण मैं पर। ठीक है, इसके लिए आपका उदाहरण क्या बनेगा, जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न। ठीक है, अगला अंतिम रूप से आपका आता है संबंध, तत्पुरुष समास। संबंध में क्या आता है, का, के, की। इसका उदाहरण क्या रहेगा, जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र का क्या होगा, राजा का पुत्र। क्या बना इसका, राजा का पुत्र। अगला क्या बनता है आपका, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक है, राजा की आज्ञा। तो हमारे कितने बने, तीन वहां, तीन यहां बन चुके हैं, है ना। तो पहला हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, अगला आता है हमारा आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा अधिकरण तत्पुरुष समास, छठा संबंध तत्पुरुष समास। तो यहां पर हमारे संबंध, जो हमारे कारक विभक्ति से संबंधित या हमारे तत्पुरुष समास से संबंधित जितने भी हमारे कारक विभक्ति बची थी, उन्हें भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज के लिए आपके समास अब सारे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तब अब आगे के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ और वेदसी क्लासेस को वेदसी क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए जा रहे हैं। अगर आप फैक्ट पढ़ लेते हैं तो आपके लिए प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बने रहिएगा और हमारे चैनल पर रुके रहिएगा। बाकी हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।